प्रिय प्रतिभागियों, वंदे मातरम। आज मैं फिर आपके बीच हिंदी विषय की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमने पिछली कक्षा में वर्ण तथा स्वरों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद एवं अच्छा लगा, आपने अच्छे से उसको तैयार कर लिया होगा। अब आज हम आगे व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन हैं तथा व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यंजन देखो विद्यार्थियों, व्यंजन शब्द को यदि हम अच्छी तरीके से समझे तो व्यंजन का मतलब होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई। अर्थात सिर्फ समझने के लिए कहने का मतलब जो मिठाई होती है, यदि हम घरों में कोई त्योहार हो, क्या कोई उत्सव हो, यदि हम मिठाइयां बनाते हैं तो मिठाई किसी एक चीज से नहीं बनती है। अर्थात कहने का मतलब किसी एक वस्तु से नहीं बनती है। कहने का मतलब जिस प्रकार मिठाई को एक वस्तु से नहीं बनाया जा सकता है, उसी प्रकार व्यंजन भी, अर्थात मिठाई का रूपी व्यंजन भी अकेला नहीं होता है। कैसा नहीं होता? अकेला नहीं होता है। कहने का मतलब वे ध्वनियां या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किन की सहायता से? स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, उन्हें ही हम क्या नाम देंगे? व्यंजन नाम देंगे। अर्थात कहने का मतलब हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा कि जो मिठाइयां होती है, हम घर पे कोई भी मिठाई बनाते हैं तो मिठाई एक विशेष वस्तु से नहीं बनाई जा सकती है। जैसे हम घर में कोई त्योहार पर हलवा बनाते हैं तो हलवा केवल अकेले आटे से नहीं बनता है, केवल पानी से नहीं बनता है। हलवा बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार वे ध्वनियां या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। एक और परिभाषा देखते हैं कि ऐसी ध्वनियां जो जिनका जब हम उच्चारण करें तो मुख के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करें। अर्थात कहने का मतलब ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जो जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी ना किसी अंग को क्या करे? स्पर्श करे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे देखें, क, ख, ग, च, छ, ज इत्यादि। इनको समझते हैं कि मैंने लिखा क, क्या लिखा? क में एक ध्वनि और भी छुपी हुई है। क और अ का मिश्रण से कौन सा वर्ण बना है? क बना है। अर्थात कहने का मतलब यदि ख का उच्चारण करें तो ख में भी कौन सी ध्वनि है? अ, तथा ग में भी कौन सी ध्वनि है? उच्चारित होती है साथ में अ। च में भी यदि ध्वनि देखें तो अ, छ में यदि ध्वनि देखें तो अ, ज में यदि ध्वनि देखें तो अ। अर्थात कहने का मतलब जो स्वरों की सहायता से, क में स्वर मिला हुआ है, ख में भी स्वर मिला हुआ है, ग में भी स्वर मिला हुआ है, च में भी स्वर मिला हुआ है, छ में भी स्वर। कहने का मतलब जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, अर्थात कहने का मतलब व्यंजनों के साथ में कौन शामिल होते हैं? स्वर शामिल होते हैं। तथा ऐसी ध्वनियां जो जब इनका उच्चारण करें तो मुख के किसी ना किसी अवयव को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। इसीलिए इनका नाम हम क्या देंगे? व्यंजन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? व्यंजन नाम देंगे। हमने व्यंजन की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्यंजन
व्यंजन की अभी हमने परिभाषा देखी थी कि ऐसी ध्वनियां जो जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो मुंह के किसी न किसी अवयव को क्या करती है, स्पर्श करती है। अर्थात कहने का मतलब ऐसी ध्वनियां जो, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब हम व्यंजनों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं, देखते हैं। वर्ग, इधर हम बात करेंगे वर्णों की। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वड च, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, थ, ड, ध, न, प, फ, ब, ब, भ और म। य, र, ल, व, स, स, स और ह। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे से इनको समझे। पहले तो इधर मैंने लिखा वर्ग, क्या लिखा, वर्ग लिखा, और इधर मैंने क्या लिखा, वर्ण लिखा। वर्ग का मतलब आप अच्छे से समझने के लिए इसको हम समझते हैं कि ये मुखिया है किसी घर का, किसी घर का क्या है, मुखिया है। और इधर मैंने लिखे वर्ण, ये सारे वर्ण हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं श्यामपट्ट के ऊपर, इनको हम एक वर्ग के तौर पर अध्ययन करते हैं। और इधर सारे क्या है, वर्ण है। और यहाँ पर हम लेंगे वर्ण का मतलब सदस्य से। किन से लेंगे, समझने के लिए सिर्फ सदस्य, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कुल वर्ग कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। कुल वर्ग कितने हो गए, 5 वर्ग। अर्थात कहने का मतलब क वर्ग, अर्थात क घर का क्या है, मुखिया है। ख, ग, बड, ग और अंग, ये सब इस क वर्ग के क्या है, सदस्य है, या क्या कहेंगे, वर्ण। अर्थात इनको समझने के लिए आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे संधि, तो संधि में ये चीजें आपके बहुत सारी काम आएगी। तो आप अच्छे से अभी ध्यान करें कि हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो बार बार हमारे पढ़ने में आएगा कि क वर्ग का वर्ण तीसरा, च वर्ग का दूसरा, ट वर्ग का चौथा। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से अभी देखें कि इधर जो ये है, हमने इनको क्या नाम दिया, एक वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इधर जो ये सारे क्या है, वर्ण है। अब देखिए इनको पहले अच्छे से समझते हैं हम। बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पर चीजें आपके सामने निकल के आएगी, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए, एक बहुत अच्छा गाना फेमस चल रहा है कि बेबी को बेस पसंद है। क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो पहले बेस को तैयार करें। किसको तैयार करें, बेस को। तो हम पहले अपनी नींव को मजबूत करते हैं। किसको, नींव को मजबूत करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो क है, ये वर्ण है। क्या है, वर्ण है। और इनको हमने क्या नाम दिया, व्यंजन नाम दिया। लेकिन ये संस्कृत से निकल के आया है, और संस्कृत में व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है, हल्के नाम से। किस नाम से, हल्के नाम में। और एक चीज आप पढ़ते हैं बार बार, हलंत। क्या पढ़ते हैं, हलंत, जिसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। पहले दिन को अच्छे से समझे कि हल क्या है और हलंत क्या है। अब देखिए हमने वर्ग रख दिया, वर्ण रख दिया। पहले हल और हलंत को देखते हैं। हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है कि जिन वर्णों की खड़ी पई लगी हुई, जिन वर्णों की खड़ी पई लगी है, तो उनको यदि हम आधे कर दें तो उनको हम क्या कहेंगे, हल कहेंगे। जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, वड, ग, अंग इत्यादि। यदि इसके सभी वर्णों में यदि खड़ी पई को हम हटा दे, किसको हटा दे, खड़ी पई,
जो इस प्रकार की ये जो रेखा होती है, इस रेखा को तो शिरोरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। बीच में छोटे छोटे प्रश्नों को हम टच कर लेते हैं। जो ये जो ऊपर की रेखा होती है इसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। इस प्रकार की जो ये रेखा होती है इसे खड़ी पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। यदि ख, ये मैंने ख लिखा तो ये जो चिन्ह है ये किसका है? खड़ी पाई। अर्थात इस वर्ण को यदि हमें व्यंजन बनाना है या हल बनाना है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, 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 इसको छ को आधा कर दिया, ज को आधा कर दिया। इस प्रकार से सारे वर्णों को हम क्या कर सकते हैं? आधा कर सकते हैं। अर्थात जिन वर्णों को हम आधा करेंगे, अर्थात कहने का मतलब किसी भी शब्द में इन वर्णों को यदि आधा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मैंने आपके सामने यदि इस प्रकार से लिखा दफ्तर, क्या लिखा? दफ्तर। क्या ये शुद्ध है? ये शुद्ध नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इस प्रकार से आधा नहीं होता। किसी भी शब्द में यदि किसी वर्ण को अर्थात व्यंजन को आधा लिखना हो तो इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात उसकी खड़ी पई को हटा दिया जाएगा और इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? दफ्तर। जैसे उदाहरण समझते हैं कि हमने लिखा जीवा। क्या लिखा? जीवा। ये भी वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि जीवा में ह वर्ण आधा नहीं होता है। कौन सा वर्ण आधा होता है? वो वर्ण आधा होता है। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा? जीवा। क्या लिखा जाएगा? जीवा। अर्थात कहने का मतलब, हल का मतलब किसी भी शब्द में यदि किसी भी शब्द में बीच में वर्ण को आधा लिखना हो तो उसकी खड़ी पई हटा दे तो उसे हम क्या कहेंगे? हल कहेंगे। क्या कहेंगे? हल कहेंगे। पर हलंत का मतलब क्या होता है? देखें, हलंत का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के अंत में यदि किसी व्यंजन को, किसी वर्ण को आधा लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम लिखते हैं जैसे मैंने लिखा महत। क्या लिखा? महत। ये जो शब्द लिखा हुआ यदि इसके अंतिम में किसी वर्ण को आधा लिखना हो तो ऐसा नहीं कि हम इसको खड़ी पाई को हटा दें और इसको कहते हैं आधा। ये आधा, अब ये वर्तनी की शुद्धि से अशुद्ध हो जाएगा, वर्तनी शुद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे महत। अर्थात ये जो हमने वर्ण अंतिम में लिखा, व्यंजन लिखा, इसको हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया, इसे तो हम कहेंगे हलन। और तथा बीच में यदि किसी शब्द के बीच में किसी वर्ण को आधा लिखना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हल कहेंगे। और अंतिम में यदि लिखना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हलन। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार से। ये छोटी सी चीज थी। अब देखते हैं आगे। और आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? हल होते हैं। अर्थात सारे व्यंजन क्या होते हैं? हल होते हैं, आधे होते हैं। अब देखिए इनको, इत्यादि। यहां छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपके सामने बहुत सारे। आप सारे प्रश्नों को टच करें। ऐसा नहीं कि आप छोटी मिस्टेक के कारण आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आए और उसको आप गलत कर बैठे। तो आप अच्छे से समझे इस क्लास को, अच्छे से वीडियो को देखें। हमने हल का अध्ययन कर लिया, हलंत का अध्ययन कर लिया, वर्ग देखा। क्या देखा? वर्ग देखा। ये तो सारे वर्ग हैं। क्या है? वर्ग। और सारे ये क्या है? इधर वाले वर्ण है। ये भी वर्ण है, लेकिन इनका स्पेशली हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? वर्ग। और ये सब क्या हो गए? वर्ण। यदि आपसे पूछ ले कि क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा। च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हो जाएगा? इ हो जाएगा। ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। और त वर्ग का यदि पूछ ले चतुर्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो द हो जाएगा। इस प्रकार से हम सिर्फ समझने के लिए इनको देखते हैं कि ये तो वर्ग हो गया और ये सारे क्या हो गए? वर्ण हो गए। अब देखें क, ख, ग, बड़गा, अंग। ये यहाँ पर विद्यार्थी अधिकांश इसको बोलने में मिस्टेक कर देते हैं, त्रुटि करते हैं। इसको बोल देते हैं हड़क। हड़क। ये हड़े नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, इसको उच्चारण के माध्यम से बोला जाता है अंग। क्या बोला जाता है? अंग। आप यहाँ उच्चारण में
त्रुटि नहीं करें। ये क्या है? अंग। क्या है? अंग। क ख ग बड़ ग अंग, च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द द न प फ ब भ म य र ल व स स स और ह। इस प्रकार से हम उच्चारण करें तो हमारे में कोई भी हम वर्तनी स्तुति पढ़ेंगे उस समय हमारे कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अब आगे हम देखते हैं ये वर्ग हो गए, ये सारे क्या हो गए? वर्ण हो गए। और इनको हम उच्चारण के रूप में क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर छोटी सी कुछ नई चीज के बारे में हम जानते हैं, विशेष तौर से देखते हैं कि हम देखते हैं ये जो रेखा हो गई, कौन सी रेखा थी? अभी हमने जाना था शिरोरेखा। कौन सी रेखा? शिरोरेखा। अभी हमने ये देखी, ये कौन सी रेखा? खड़ी पड़ी। कौन सी रेखा है? खड़ी पड़ी। ये तो हमने अभी अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ विशेष चीजों को। अपने पिछली कक्षा में आपको पता होना चाहिए कुल 11 स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने अध्ययन किया था अंग और अह। इनके बारे में हम अच्छे से जान लिया। अंग और अह। अंग का मतलब अनुस्वार और अह का मतलब विसर्ग के रूप में हमने इनको प्रदर्शित किया था। और हमने जाना था कि ये जो अंग और अह की जो दुनिया है ये केवल स्वरों के साथ शामिल होते हैं। इनके साथ, स्वरों के साथ। आप देख सकते हैं आराम से कि ये जो अनुस्वार लगा हुआ है ये किसके ऊपर लगा हुआ है? आराम से हम समझ सकते हैं। ये अ किसके पीछे? अ के पीछे क्या है? विसर्ग। अर्थात कहने का मतलब अनुस्वार तथा विसर्ग, इनको हमने एक नाम दिया था अयोगवाह ध्वनियां। क्या नाम दिया था? अयोगवाह ध्वनियां हमेशा स्वरों के साथ शामिल होती है। इनके साथ शामिल होती है, स्वरों के साथ। अब देखें कि किसी भी शिरोरेखा के ऊपर जो लगता है उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वार। अधिकांश विद्यार्थी मिस्टेक कर देते हैं, तो उनको हम अच्छे से समझते हैं कि जो शिरोरेखा के ऊपर चिन्ह प्रदर्शित होगा, बिंदु प्रदर्शित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। और यदि इस प्रकार से कोई भी चिन्ह हो तो इसे हम हड़े नहीं कहेंगे। अधिकांश विद्यार्थी बोलते हैं इसको क ख ग ड़। हड़े नहीं होता, ये क्या है? अंग है। और ये जो ये बिंदु लगी हुई है ये हड़े नहीं है, ये क वर्ग का। किस वर्ग का? क वर्ग का। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। क वर्ग का कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। अर्थात कहने का मतलब ये नाक से बोला जाता है, जिसे हम नासिकीय ध्वनि भी कहेंगे। आगे हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उस समय हम अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे। ये जो बिंदु है ये हड़े नहीं। ये बिंदु कौन सा है? ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। क वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण है। ध्यान करें आप अच्छे से। ये जो चिन्ह है या बिंदु है ये कौन से वर्ग का? क वर्ग का पंचम वर्ण। और विशेष बात, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन। कितने व्यंजन? 33 व्यंजनों में केवल एक का ही चिन्ह या बिंदु प्रयुक्त किया जाता है। और किसका? अंग का। इनका नासिकीय व्यंजनों में किसी भी का चिन्ह प्रयुक्त में नहीं लिया जाता। और हम देखते हैं आगे कि इस प्रकार से भी एक बिंदु देखने को मिलता है, चिन्ह देखने को मिलता है, और इसे आप बोलते हैं हड़े। ये हड़े नहीं है। ये जो नीचे ध्वनि लगी हुई है या जो बिंदु या चिन्ह जो लगा हुआ है इसे ताड़नजात ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़नजात। आगे हम व्यंजनों के वर्गीकरण में अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे। एक बार इनको यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। जो ऊपर की ध्वनि जो लगती है, चिन्ह लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। जो नीचे की जो बिंदु या चिन्ह लगता है उसे हम क्या कहेंगे? ताड़नजात ध्वनि कहा जाता है। तथा इसे उत्क्षिप्त ध्वनि भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। और उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ। अर्थात जब इस वर्ण को बोलेंगे, इस वर्ण को बोलेंगे तो ये वर्ण उच्चारित जब होगा तो जीभ इसको एकदम से बाहर फेंकती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? फेंका हुआ। इसे फेंका हुआ भी कहते हैं, या इसे क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त। तथा देखें ये जो ध्वनि है
ये जो ध्वनि बनी है आपको पता होना चाहिए, ये ट वर्ग, ट वर्ग के ड से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? ट वर्ग के ड वर्ण से। ये जो हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, अभी व्यंजन पढ़ रहे हैं, ये मूलतः कौन सी भाषा की है? संस्कृत भाषा की। कौन सी भाषा की है? संस्कृत की। लेकिन जैसे जैसे हमें जिन वर्णों की जरूरत पड़ती गई तो उन वर्णों को बनाते गए, तो यहाँ पर जो ये नीचे जो ये वर्ण चिन्ह या बिंदु लगाया गया, उसे हमने क्या नाम दिया? ताड़नजात या फेंका हुआ उत्सिप्त ध्वनि। तथा देखो ये पहले मूल था, लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ एक नया गुण आ गया। क्या आ गया? नया गुण आ गया, इसीलिए इसको द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ताड़नजात ध्वनि कहा जाता है, इसे उत्सिप्त वर्ण कहा जाता है या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अर्थात ये जो नीचे इस प्रकार की जो बिंदी लगी या चिन्ह लगा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ताड़नजात। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने सड़क। क्या लिखा? ये सड़क। और इसको हम यदि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये सड़क नहीं है। इसको यदि हम उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो इसको पढ़ा जाता है अड़। इसका जब हम उच्चारण करेंगे, देखते हैं एक बार इसको अच्छे से, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको बोला जाता है अड़। क्या बोला जाता है? अड़। और एक प्रकार की इसमें और ध्वनि प्रयुक्त की जाती है जो ड, अर्थात ट वर्ग के दो वर्णों के नीचे चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें उत्सिप्त, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसे अड़ पढ़ा जाएगा तथा इससे ड नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा अडह। क्या पढ़ा जाएगा? अडह। जिस प्रकार से हम बहुत सारे वर्णों को देखेंगे आगे व्यंजनों के प्रकारों में, तो अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये जो बिंदी लगाई जाती है, चिन्ह लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, इसे ताड़नजात ध्वनि, उत्सिप्त ध्वनि या इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और ये किस वर्ग के से मिलकर बने हुए, तो ये किस वर्ग में शामिल होते हैं? ट वर्ग में। अब देखें आगे, आप कुछ विशेष तथ्यों के बारे में यदि देखते हैं तो इस प्रकार के आपको चिन्ह बिंदु और भी दिखाई मिलता है, देखने को मिलता है। ये इस प्रकार से, ये तो यहां आगे लगा रहता है, ये ऊपर, ये नीचे, और ये पूर्व में किसी वर्ण से पहले या पूर्व में जो चिन्ह या बिंदु लगा रहता है, जो अरबी या फारसी, अरबी या फारसी भाषा में शामिल किया जाता है। अर्थात अरबी और फारसी ये दोनों भाषाएं अलग अलग है। अरबी और फारसी दोनों भाषाएं अलग अलग है, लेकिन अरबी और फारसी में जो लिपि प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है? अरबी लिपि है। अर्थात कहने का मतलब अरबी और फारसी में जो ये वर्ण शामिल किए जाते हैं, ये देवनागरी लिपि में भी प्रयुक्त करने लगे जैसे जैसे जरूरत पड़ी। तो ये यहाँ पर जो वर्ण लगता है ये अरबी और फारसी का है, जिसे नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता चिन्ह। क्या कहा जाता है? नुक्ता चिन्ह। अर्थात ये अनुस्वार, ये क वर्ग का पंचम वर्ण, ये उत्सिप्त ध्वनि, और ये जो पूर्व में लगता है किसी भी वर्ण के पहले, तो उसे हम क्या कहेंगे? नुक्ता चिन्ह। जैसे उदाहरण देखते हैं कि हम लिखते हैं, मैंने लिखा फन। क्या लिखा? फन। इसको बोलेंगे फन। और जैसे ही इस वर्ण के नीचे मैंने ये जो चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह क्या कहलाएगा? नुक्ता। किस भाषा का है? अरबी तथा फारसी भाषा का, लेकिन हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। इसको बोलेंगे फन और इसको बोलेंगे फन। क्या बोलेंगे? फन। अर्थात ये नीचे जो है इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं जंजीर। क्या बोलते हैं? जंजीर। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखें, अनुस्वार, ये वर्ग क वर्ग का पंचम वर्ण, ये उत्सिप्त ध्वनि, और इसे हम क्या कहेंगे? नुक्ता। ये कुछ विशेष चीजें थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे देखते हैं कि इधर वर्ड, इसको पहले मैं एक बार साफ कर देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इधर हमने जो बनाए ये क्या है? वर्ग, और ये क्या है? वर्ण। अर्थात ये घर का मुख्य और ये सारे क्या है? सदस्य। इनको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर वर्ग कितने बने? 5। 1 2 3 4 और 5।
कितने वर्ग बने? 5। क से लेकर म तक, कहां से लेकर? क से लेकर म तक 5 वर्गों में कुल 25 वर्ग। 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ग और कुल वर्ग 5, कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण। कहां से कहां तक? क से लेकर म तक। कहां से लेकर? क से लेकर म तक कुल कितने वर्ण? 25 वर्ण। अर्थात कहने का मतलब इनका क्या है? सबका वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो इनको एक हम संज्ञा देंगे, इनका एक नाम देंगे जिसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्पर्श व्यंजन। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? समझे कि क से लेकर म तक जब इन वर्णों को, इन ध्वनियों को हम फेफड़ों से जब इनकी वायु मुख के द्वार से ऊपर उड़ती हुई बाहर आती है, अर्थात कहने का मतलब इन ध्वनियों का, इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये मुख के किसी ना किसी अंग को क्या करते हैं? स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। अर्थात ये जब इन वर्णों का, इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख के किसी ना किसी अंग को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या दे दिया? स्पर्श व्यंजन। अब देखें आगे, क से लेकर म तक कुल 25 वर्णों के पहले क्या है? सबके वर्ग है। क्या है? वर्ग। इसलिए इनको हम और क्या नाम दे देंगे? इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों? वर्गीय व्यंजन। अच्छे से यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि कुल स्पर्श व्यंजनों की, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। कितनी है? 25। और वर्ग कितने हैं? 5। और पांचों वर्गों में कुल शामिल कितने होते हैं वर्ण? तो 25। अब देखें आगे हम कि क से लेकर म तक हमने नाम दे दिया स्पर्श व्यंजन, और क्या नाम दे दिया? वर्गीय व्यंजन। आगे देखते हैं हम य, र, ल और व। य, र, ल और व, इनका तथा स और ह, इनका कोई वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग नहीं है। इसलिए इन व्यंजनों को अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन। अब देखें, तथा य, र, ल और व, इन वर्णों को, इन व्यंजनों को, इन ध्वनियों को जब हम उच्चारण करते हैं तो ये मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करते, ये सीधे किसी न किसी दबाव के साथ सीधे बाहर आ जाते हैं। तो इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। तथा स और ह, जब इन व्यंजनों को, इन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं तो ये मुख के किसी ना किसी अंग को घर्षण करते हुए बाहर आते हैं, तो इनके साथ में उष्मा बाहर आती है। क्या आती है? उष्मा बाहर आती है। अर्थात ये वर्ण गर्म होकर बाहर आते हैं, इसलिए इनको उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मीय व्यंजन। अर्थात कहने का मतलब क से लेकर म तक इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो ये मुख के किसी ना किसी अंग को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श। इसलिए इनका नाम हमने क्या दे दिया? स्पर्श व्यंजन। तथा इनका वर्ग होने के कारण इनको हमने क्या कह दिया? वर्गीय व्यंजन। तथा य, र, ल और व, स और ह, इनका कोई भी वर्ग नहीं होने के कारण इन व्यंजनों को क्या नाम दे दिया हमने? अवर्गीय व्यंजन। तथा य, र, ल और व, इन चारों वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? अंतस्थ व्यंजनों के नाम से। स और ह, इन वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके साथ में गर्म हवा या उष्मा बाहर आती है, या ये घर्षण करते हुए बाहर आते हैं, तो इन्हें, इनके साथ में उष्मा बाहर आने के कारण इन व्यंजनों को क्या कहेंगे? हम उष्मीय व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मीय व्यंजन। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम व्यंजनों के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? यहां से मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, इसी के साथ हम शामिल करते हैं व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं।
हमने कुल स्वर कितने बनाए थे, कल पढ़ लिया था 11, 25 और 4 28, 25 4 29, 29 और 4 33। यदि प्रश्न पूछ ले कि कुल स्वर कितने होते हैं तो 11, और कुल व्यंजनों के बारे में पूछ ले तो कुल व्यंजन कितने हो गए 33। आगे हम विस्तार रूप से पूरी संख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हमने देख लिया यहाँ पर, यहां से यहां तक स्पर्श अंतस पुष्मि। आगे हम देखते हैं अक्ष, त्र, जीव तथा स्र। अच्छे से समझे, यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है और यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनने की कवायद रहती, तो इनको हम अच्छे से समझते हैं। अक्षर, त्र, ज्य और स्वर ये व्यंजन है, वर्ण है, लेकिन ये जो ध्वनियां है ये किन्हीं, अर्थात कहने का मतलब दो ध्वनियों से मिलकर या दो वर्णों से मिलकर बने होने के कारण इन ध्वनियों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। तो यहां पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न, इन ध्वनियों को, तो इन वर्णों को, व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो हमने पिछली कक्षा में जब स्वरों के बारे में अध्ययन करे तो हमने संयुक्त स्वरों के बारे में अध्ययन किया था या संयुक्त वर्णों के बारे में अध्ययन किया था। वहां पर कुल संख्या कितनी थी? संयुक्त स्वरों की संख्या भी कुल कितनी थी? 4 थी, जिनमें आपको पता होना चाहिए ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों को हमने संयुक्त स्वर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? भ्रमित नहीं हो आप, इनको हमने संयुक्त स्वरों की संख्या दी थी। किन की संख्या दी थी? संयुक्त स्वरों की, जिनमें ए, ऐ, ओ, औ। ये जो स्वर हैं ये किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने हैं, किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने होने के कारण इनको हमने क्या नाम दिया था? संयुक्त स्वर नाम दिया था। उसी प्रकार अक्षर, त्र, ज्य और स्वर ये भी किन्हीं दो ध्वनि से मिलकर बने होने के कारण इनको क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन। क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन। अब इनको अच्छे से समझते हैं कि ये किन दो ध्वनियों से मिलकर बने हैं। देखें आप अच्छे से, इसको लेते सबसे पहले अक्षर। बोल के देखें आप, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो दो ध्वनियों का ये इसमें समावेश होता है, अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? अक्षर। क और श की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आ रही है? क और श की। अब देखें यहाँ पर बहुत सारे स है, स है, स है, स है, लेकिन इन तीनों में से कौन से स का मिश्रण इस अक्षर में है? तो देखें आप अच्छे से, क और श। अब स कौन सा? देखो ये तीनों स, इन तीनों स का जो उच्चारण स्थान है इन तीनों का भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। अब हम अच्छे से उच्चारण स्थान के समय इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। स, 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 इनको तीनों को सकार बोला जाता है। इन तीनों को, इनके पीछे यदि हम कार प्रत्यय जोड़े, कौन सा प्रत्यय जोड़े? कार प्रत्यय जोड़े, अर्थात कहने का मतलब किसी भी वर्ण के पीछे यदि हम कार प्रत्यय जोड़े तो उन वर्णों को उच्चारित करने में सरलता रहती है। जैसे सकार, 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 सकार। लेकिन ये जो अक्षय ध्वनि किस ध्वनि से मिलकर बनी हुई? तो क और स, क और स और अ। ये जो पहला स है इसका उच्चारण तालु से होने के कारण इसे तालव्य स कहा जाता है। कौन सा स कहा जाता है? इसे तालव्य स। ये जो स है ये मसूड़ों, इसका उच्चारण जब होता है तो ये मसूड़ों को टच करता है, इसलिए इसे, इसका मूल स्थान मसूड़ों से होने के कारण इसे मूर्धन्य सकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य सकार। तथा ये जो स है ये किस प्रकार का सकार है? ये दंतीय सकार है। तो आप ध्यान करें, अक्षय जो ध्वनि है क तथा मूर्धन्य सकार तथा अ स्वर से मिलकर किस व्यंजन का निर्माण करता है? अक्षर, जिसमें क है, क्या है? क है, स है, और स कौन सा? मूर्धन्य, तथा इसके साथ शामिल कौन हुआ है? वर्ण अ। अब आगे देखते हैं त्र। त्र जो ध्वनि है
इसको बोल के देखें आप त्र, क्या बोलेंगे? त्र। त, र और अ की ध्वनि से किसका निर्माण होता है? त, र और अ, इन तीनों ध्वनियों से मिलके कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है? कौन से व्यंजन का निर्माण होता है? त्र। देखें त, र तथा अ। आगे देखते हैं हम ज्य, इसे क्या बोलेंगे? ज्य, ना कि ज्ञ। इसे कोई भी ज्ञ नहीं बोले, इसे क्या बोला जाएगा? ज्य, क्योंकि ये शुद्ध उच्चारण है ज्य। अभी इनका हम व्युत्पत्ति देखते हैं कि ये किन वर्णों से, किन ध्वनि से मिलकर बना, आराम से आपको पता चल जाएगा। ये जो ज्य, अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? इसको बोल देते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये संज्ञा नहीं है, क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। देखते हैं, अगर यदि पिछली बीएसटीसी पीटीटी में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था कि ये जो जे ध्वनि है ये किन दो ध्वनियों से मिलकर बनी है? ऑप्शन में थे ग, य और अ। ग, अ, ज, य, अ, ज, इ। इस प्रकार से प्रश्न था कि ये जो जे ध्वनि है ये किन ध्वनियों से मिलकर बना है? देखें, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो अधिकांश करते हैं गिर, तो उनका पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि ग, ये और अ, इसमें जब इनको मिलाएंगे तो कौन सी ध्वनि का निर्माण हो जाता है? गिर। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपका उत्तर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये जो जे ध्वनि है किन वर्णों से मिलकर बना है? तो देखें आप, यदि ज में ई ध्वनि, कौन सी? च वर्ग का पंचम वर्ण, कौन सा? जे। और ज में यदि ई ध्वनि तथा ये में अ स्वर मिलाए जाए तो कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है? जे। तो आप आगे से गलती नहीं करें कि यदि ज में ये तथा अ मिलाएंगे तो कौन से व्यंजन का निर्माण होता है? जे। अंतिम देखते हैं स्र। यदि तालव्य स, कौन सा स? तालव्य स, एक नंबर। यदि तालव्य स में र तथा अ का योग हो तो स्र व्यंजन का निर्माण होता है। स कौन सा? तालव्य। र तथा अ, इन वर्णों को जब योग किया जाए तो कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है? कौन से व्यंजन का? स्र। देखें, स्र, ज्य, त्र तथा अक्ष, ये चारों व्यंजन हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। स्वरों का जब अध्ययन किया था कि 4 संयुक्त स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। कितने? 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से भी हमने देखे थे? ए, ऐ, ओ और औ। उसी प्रकार यहाँ हम पढ़ रहे हैं अक्ष, त्र, ज्य और स्र, इनको हमने क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन। क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4, जिनमें अक्ष, त्र, ज्य और स्र। अक्ष किन से मिलकर बना है? क और मूर्धन्य स में यदि मूर्धन्य सकार में यदि अ का मिश्रण किया जाए तो अक्ष, त्र में यदि त, र और अ का मिश्रण किया जाए त्र, तथा ज्य में ज, ये तथा अ का मिश्रण किया जाए तो ज्य, स्र में स, र तथा अ का, तालव्य स में र तथा अ का मिश्रण किया जाए तो किस ध्वनि का निर्माण होता है? स्र का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया प्रिय विद्यार्थियों? आज हमने व्यंजन के बारे में अध्ययन किया, जिनमें वर्ग देखा, वर्ण देखा, क से लेकर म तक व्यंजनों को हमने स्पर्श नाम दिया, वर्गीय व्यंजन नाम दिया। आगे हमने अंतस व्यंजनों के बारे में जाना, उसमें व्यंजनों के बारे में जाना जिसमें स, स, स और ह। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजनों के बारे में जाना। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। बाकी अगली क्लास में हम आराम से व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप हमारी इन निःशुल्क ऑनलाइन क्लासों से घर बैठे अधिक से अधिक जुड़ते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रख पा रहे हैं। कुछ ही समय के बाद जो ये विकट परिस्थितियां हैं खत्म होने वाली, समाप्त होने वाली। आगामी आने वाले दिनों में आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं, उनकी जो डेट थी परीक्षाओं की वो थोड़ी इधर उधर हुई है, लेकिन आप अपनी
पढ़ाई को नियमितता के साथ सुचारू रखें, जिनसे क्या है कि आप अपनी आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे सिर्फ अपनी मौज मस्ती के साथ अपने समय को गुजार दें। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। उसी बात को आप मद्देनजर रखते हुए अपने अध्ययन को नियमितता के साथ सुचारू रखते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें। इसी के साथ आप सभी के लिए मंगल कामना, शुभाशीष। आप ज्यादा से ज्यादा इसी प्रकार हमारे मनोबल को बढ़ाते हुए हमारे द्वारा जो आपको अध्यापन करवाया जा रहा है, गुरुकुल संस्थान की टीम के द्वारा जो आपको अध्ययन करवाया जा रहा है, ये अध्ययन आपको किस प्रकार का लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि किसी प्रकार की आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, तथा आप अपनी इस गुरुकुल ऑनलाइन की जो क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें सुझाव जरूर दें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा लाइक जरूर करें, और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोज को शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।